हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। और होपफुली आप सभी लोग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस लगातार कर रहे होंगे और स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मटेरियल को सही ढंग से यूटिलाइज भी कर रहे होंगे। तो हम लोगों की जो चर्चा है वो है GS1 की मेंस की। और हम लोग लास्ट लेक्चर में चौथे पॉइंट पर डिस्कशन थोड़ा सा कर चुके थे। आज हम आगे बढ़ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 में। फिलहाल ये फॉर्मेट रहा, मैं हर बार दिखाने की कोशिश करता हूँ कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो मेंस का जो फॉर्मेट दिया है वो इस प्रकार का है। टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, 50 वर्ड्स के, 100 वर्ड्स के और 150 वर्ड्स के। और ये रहे मार्क्स, 4 मार्क्स, 8 मार्क्स और 10 मार्क्स। ठीक है, अब हम बढ़ जाते हैं आगे और देखते हैं कि पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है GS1 का। देखिए, काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है ये और स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंटेंट में इसको पूरी तरीके से कवर किया गया है। पूरे 42 पेजों का कवरेज दिया गया है इन सभी पॉइंट्स को इंक्लूड करके। तो आइए पढ़ लेते हैं कि पांचवा पॉइंट क्या है। आप देख सकते हैं कि कितना लंबा चौड़ा इसका सिलेबस है। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम द 18th century सच एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, रीड्रॉल ऑफ द नेशनल बाउंड्रीज, कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, political philosophies like communism, capitalism, socialism, etc. and their forms and effects on the society। ये है पॉइंट नंबर 5। हिंदी में देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं यथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध दोनों ही, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद इत्यादि शामिल होंगे और उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव क्या पड़ा होगा, इन सब चीज़ों को कवर करता है ये वाला पार्ट। तो आप समझ सकते हैं कि हिस्ट्री का ये बहुत बड़ा पार्ट है, कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। अच्छा खासा टाइम लगता है इन सब चीज़ों को समझने में, लेकिन अच्छी बात है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। एक वेल स्ट्रक्चर्ड हमारे पास रिसोर्स मौजूद है और आप इस पॉइंट को समझने के लिए पूरी तरीके से स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंटेंट पर रिलाय कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें आज हम डिस्कस करते हैं कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा। वैसे 18th सेंचुरी की बात हो रही है, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पता है वर्ल्ड हिस्ट्री में, शुरुआत जिसकी रेनेसां यानी कि पुनर्जागरण से होती है, वो सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो हमारी एक बहुत अच्छी सी भूमिका तैयार होती है। तो हो सके तो उस चीज़ को भी आप पढ़िएगा। वैसे इसमें उस भूमिका को थोड़ा सा समझाया भी गया है। ओके, तो इसमें हमारे जो कंटेंट है उसमें उन चीज़ों को भी ऐड किया गया है ताकि आपके पास शब्दों की कोई कमी ना रहे और भूमिका को लेकर आप हमेशा से क्या रहें, तैयार रहें। तो इन सब चीज़ों के अलावा भी जो चीज़ें इसको और भी ज़्यादा समझने में हमारी मदद करती हैं, उन सब चीज़ों को भी हमारे कंटेंट में ऐड किया गया है। वो सब इसी के सपोर्ट में है। ओके, तो आइए देख लेते हैं हमको क्या क्या देखना है इसमें। देखिए, जनरल स्टडीज का पॉइंट 5 डिस्कस कर रहे हैं, पेपर नंबर 1 का। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति, दोनों ही विश्व युद्ध है ना, नेशनल बाउंड्रीज, कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन और पॉलिटिकल फिलॉसफीज, जो कि अभी मैंने डिस्कस किया था। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो तो आपको पता ही है कब का है, वो है आपका मिड ऑफ द 18th सेंचुरी का। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाले पार्ट को ज़रा सही ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत होती है इसकी 1750 से ऑनवर्ड्स, है ना। 1750 ऑनवर्ड्स से इसकी शुरुआत होती है। कई प्रकार के क्वेश्चन इसमें क्रिएट किए जा सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों शुरू हुई, उसके कारण पे कुछ चर्चा की जा सकती है। उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई ओनली इंग्लैंड, वाई नॉट अदर नेशंस ऑफ द यूरोप। तो इसके कारण मौजूद होंगे, तब ये सवाल बनता है। तो आइए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं औद्योगिक क्रांति की, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। और इसी लेक्चर में मैं थोड़ा सा आपको नेशनल बाउंड्रीज के बारे में भी बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये बड़े मतलब कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक हैं अपने आप में और इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते अपने 15 से 20 मिनट के लेक्चर में। तो उसकी कुछ रूपरेखा समझ लेते हैं। ओके,
तो अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करें तो उसकी शुरुआत होती है 1750 से आगे। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिना मानी जाती है मॉडर्न वर्ल्ड की, कि किस तरीके से विश्व मशीनी युग में प्रवेश कर रहा था, है ना। और इंग्लैंड, जो कि हम देख सकते हैं कि दुनिया भर में इसकी सबसे अधिक कॉलोनीज हैं, उसके पास इतना ज़्यादा कैपिटल इकट्ठा हो चुका है, पूंजी इसके पास इतनी इकट्ठी हो चुकी है कि सब कुछ वहाँ मौजूद है, और इंग्लैंड में ही इसको शुरू किया जा सकता था। तो हम देख सकते हैं कि इंग्लैंड के पास साइंटिफिक डिस्कवरीज के कई सारे एडवांटेजेस थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पावर लूम है ना, पावर लूम यानी कि मशीन से चलने वाला जो करघा है, वो बहुत तेज़ी से चलेगा क्योंकि बिजली से चल रहा है, और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्या निकाल सकता है, सूत निकाल सकता है। किससे? कॉटन से। कॉटन कहाँ से गया है? इंडिया जैसी कॉलोनी से। कहाँ पहुँचा है? मैनचेस्टर, जहाँ पर बहुत सारी क्या है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं। तो एक ही घंटे में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या निकाला जा सकता है, उसमें से थ्रेड निकाला जा सकता है, और उस थ्रेड से क्या बनाए जा सकते हैं? कपड़े बनाए जा सकते हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो कॉटन टेक्सटाइल ने बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई होगी। तो ये तो मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हुआ क्या था। तो हम कह सकते हैं कि जब इंग्लैंड में ये सारी चीज़ें हो रही थी, कोल निकाला जा रहा है, स्टीम इंजन की शुरुआत हो चुकी है, तो जो एक्टिविटीज़ थी उसमें काफ़ी तेज़ी आई थी। दूसरी बात, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हम देखते हैं कि 17वीं सेंचुरी आते आते इंग्लैंड में, जिसको हम इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड कहते हैं मिला के, यूनाइटेड किंगडम, ये एक ही मोनार्की के अंडर आ गया है। और 17वीं सेंचुरी आते आते हम देख सकते हैं कि जो करेंसी सिस्टम है ये इंग्लैंड में पूरी तरीके से डेवलप हो गया था, यानी कि लोगों को मजदूरी के बदले अब पैसा मिल रहा है, ठीक है, सैलरीज के रूप में मिल रहा है, वेजेस। तो उसके पास अपनी चॉइस है कि वो खुद अपने मन से कुछ चाहे तो खरीद सकता है। तो इन वजहों से भी हम कह सकते हैं कि इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को थोड़ा सा पुश मिलता है। तो करेंसी सिस्टम प्रिवेल कर रही थी, इंग्लैंड अच्छी तरीके से एक स्टेबल फॉर्म में स्टैब्लिश हो चुका है, साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं, कई सारी मशीन्स यहाँ पर इन्वेंट करी गई और वो बन चुकी हैं। इसका भी उल्लेख आप कर सकते हैं, है ना। पावर लूम है, फ्लाइंग शटल है, ठीक है, स्टीम इंजन है, जेम्स वॉट वाला, ठीक है। तो इसने क्या किया, इन सब चीज़ों ने प्रोडक्शन को मासिव लेवल पर पहुंचाया। ये इंजन है, ठीक है, मासिव लेवल पर प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है। तो एक प्रकार से क्रांति ही कहलाएगी ये। भारत में जो हाथों से बनने वाले जो हथकरघा उद्योग है उसको पीट के रख दिया है इसने, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के सभी पहलुओं को जरा आप ध्यान से देखें। शुरुआत इसकी इंग्लैंड में हुई, बाद में फिर यूरोप के दूसरे देशों तक भी पहुंचा ये क्रांति, और हम देखते हैं कि कैसे अमेरिका में भी इस इंडस्ट्री ने, इस रिवॉल्यूशन ने अपने पैर पसारे, और यूएसए, कनाडा जैसे जो देश हैं वो भी इसी चीज को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 100 साल तक हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पहला फेज चलता है, और 1850 में हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो दूसरा फेज है वो शुरू होता है। इस फेज में हम देखेंगे कि कैसे इंग्लैंड पिछड़ जाता है जर्मनी और यूएसए जैसे देशों से, क्योंकि अब कहां पर पिछड़ रहा है, ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में पिछड़ रहा है, ठीक है। किस में पिछड़ रहा है? इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, जिसको टेक ओवर किसने किया? यूएसए ने किया, ठीक है। लेकिन शुरुआत के जो दौर थे 100 साल वाला, उसमें एक छत्र राज किसका था? इंग्लैंड का था। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आप सही ढंग से पढ़ेंगे, इसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे, सारी चीज़ें कवर की गई हैं, ओके। फिर हम देखेंगे कि किस प्रकार से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से इंग्लैंड को कितना ज़्यादा फायदा हुआ और वो कंट्री कितनी रिच हो जाती है। एक दौर आता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड का भी। आप देखते ही हैं कि किस प्रकार से ये 20th सेंचुरी की दोनों ही, मतलब फर्स्ट क्वार्टर और 50 साल के अंदर दो बड़े बड़े विश्व युद्ध हो जाते हैं, और इसने उस तत्कालीन विश्व को कितना अधिक प्रभावित किया होगा। तो इसके बैकग्राउंड, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसका जो भी सीक्वेंस था, उन सबको समझे बगैर
हम इस टॉपिक को पूरा नहीं कर सकते। स्टडी फॉर सिविल सर्विस में इसको पूरी तरीके से कवरेज दी गई है, कुछ छोड़ा नहीं गया है, ठीक है। इसी प्रकार से दोनों ही जब विश्व युद्ध समाप्त होते होंगे तब जरूर इन्होंने भारत का क्या, पूरे विश्व का नक्शा बदल के रख दिया होगा। भारत का नहीं कहना चाहिए मेरे को, पूरे विश्व का नक्शा बदल दिया होगा। यानी कि कभी जो किंगडम रहा करते थे वो समाप्त हुए होंगे और नए नेशंस क्रिएट हुए होंगे। ओके, तो थोड़ा सा मैं इसमें आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ कि नेशनल बाउंड्रीज का जो विड्रॉल था, सॉरी जो रीड्रॉल था, वो किस प्रकार से हुआ होगा। तो रीड्रॉल ऑफ द नेशनल बाउंड्री ऑफ वर्ल्ड वॉर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब आफ्टर कहना चाहिए मुझे, आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड। तो अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हम बात करें तो कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हैं, उसको समझिएगा जरा। द एम्पायर ऑफ ऑस्ट्रिया और हंगरी का जो बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था वो हो गया डिसॉल्व, और इसके स्थान पर कुछ नए राष्ट्र स्थापित हुए, जैसे कि ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया। तो ये एग्जाम्पल है किस चीज़ का, रीड्रॉल ऑफ द नेशनल बाउंड्री आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ऑटोमन एम्पायर जो कि काफ़ी बड़ा एम्पायर हुआ करता था वो भी डिसइंटीग्रेट हो गया, और लास्ट में बचा क्या उसके पास, सिर्फ टर्की मात्र बचा। ओनली टर्की वॉज रिमेन्ड आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। काफ़ी बड़ा एम्पायर था ये भी, आप मेडिवल किंगडम में पढ़ते ही हैं। इसी प्रकार से पोलैंड को भी रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, क्योंकि पोलैंड पर कई देशों का राज था, रशिया का भी था, जर्मनी का भी था। तो ये देख सकते हैं हम कॉन्सिक्वेंसेस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इस तरीके से देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी वो तो और भी भीषण युद्ध था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तुलना में ज़्यादा भीषण था। इसका फोकस किस चीज़ में था, फोकस्ड ऑन द टाइटनिंग ऑफ द नेशनल बाउंड्री। नेशनल बाउंड्री को और भी अधिक क्या किया गया, संकीर्ण किया गया, और भी टाइट किया गया। एग्जाम्पल देख लेंगे, द प्रशियन किंगडम डिसॉल्व, प्रशियन किंगडम क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, और किसका हिस्सा बन गया है, जर्मनी का। जर्मनी वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू, एक तो रहा रूस के प्रभाव में और एक रहा क्या, जिसको हम कहते हैं रिपब्लिकन बन गया था, उसको हम कहते हैं वेस्ट जर्मनी। तो ईस्ट जर्मनी वॉज रिमेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया, तो वो एक प्रकार से कम्युनिस्ट कंट्री बनी, और जो वेस्ट जर्मनी है वो रिपब्लिक बनती है। तो इसका यूनिफिकेशन हम देखते हैं कि लास्ट में 1990 में देखने को मिलता है। ओके, इसी प्रकार वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होने के बाद जो ब्रिटिश का एम्पायर था पूरी दुनिया में, वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा था, छोटा हो रहा था। और हम देख सकते हैं कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई होंगी जिसके कारण ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनीज में क्या कर दिया, गिव अप कर दिया, और भारत भी आज़ाद होता है। भारत ही क्यों, ऐसे कई सारे देश उन दिनों आज़ाद हुए होंगे जो कभी ब्रिटिश की कॉलोनी थे। दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर क्या, भारत। ताइवान किसका पार्ट बनता है, चाइना का। ये सब एग्जाम्पल्स अपने आंसर के दौरान किस में लिखेंगे आप, फैक्ट्स के साथ, मेंस एग्जाम में। अब देखिए, वर्ल्ड वॉर सेकंड तो खत्म हुई, लेकिन एक खास किस्म की टेंशन दो विश्व शक्ति के बीच में चल रही थी, और एक खास किस्म का जो तनाव था उसको हम नाम देते हैं क्या, शीत युद्ध, अर्थात कोल्ड वॉर नाम दिया जाता है। किसके बीच में चल रही है, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में चल रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है, विश्व दो ध्रुवों में बढ़ जाता है। इस घटना को क्या कहा गया है, बायपोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। क्या कहा गया है, बायपोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का ध्रुवीकरण हुआ है। और ये ध्रुवीकरण धीरे धीरे डाइल्यूट होता गया, किसके डिसइंटीग्रेट होने की वजह से, यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन की वजह से। देखते हैं कि ये कोल्ड वॉर का भी युग समाप्त हुआ, और इस लंबे अंतराल में हम देखेंगे यूएसएसआर को काफ़ी नुकसान हुआ, और एक तरीके से कह सकते हैं 1991 में जाकर यूएसएसआर, जो कि बहुत बड़ा देश था, आज भी सबसे बड़ा देश है वैसे रशिया, लेकिन उस समय तो और भी ज़्यादा बड़ा था, लगभग 16 स्टेट उससे अलग हो गए। और किसकी स्थापना होती है, CIS की। CIS यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, विच वंस बीइंग द पार्ट ऑफ USSR नाउ बिकेम इंडिपेंडेंट। क्यों हुआ डिसइंटीग्रेशन, ये भी एक हिस्टोरिकल फिनोमिना है, इसको भी आपको समझना चाहिए। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो इस सिलेबस में आपको कवर करने हैं, बड़ी तेजी से कवर करना है भाई, क्योंकि समय ज़्यादा हमारे पास नहीं है। टॉपिक नंबर 5 में आयोग ने तो लगभग वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत ही बड़े बड़े टॉपिक्स आपको पढ़ने के लिए दिए हैं,
लेकिन अगर आप सही ढंग से इसको रिवाइज करते हैं, मटेरियल का अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस का, तो यकीन मानिए समय रहते ये सब आप काम कर भी सकते हैं। इसी प्रकार से कम्युनिज्म नाम की एक विचारधारा आपको पढ़ने को मिलेगी, समाजवाद, है ना, देखिए तो मैं 2 बार लिख दिया इसको, फांसीवाद भी है, नाजीवाद भी है। ये भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें इस दौरान देखने को मिले और उसका प्रभाव दुनिया के अलग अलग हिस्सों में समाज में देखने को मिलता है। समाजवाद की अगर हम बात करें तो इसके भी कई सारे प्रकार हैं, है ना। समाजवाद के भी क्या हैं, कई सारे प्रकार हैं, जैसे मार्क्सवाद, है ना। मार्क्सिस्ट सोशलिज्म क्या है, इस पे टिप्पणी लिखने को आ सकती है। मार्क्स कौन थे, कार्ल मार्क्स का क्या कंट्रीब्यूशन है मजदूरों के प्रति, किस तरीके से उन्होंने तत्कालीन विश्व के सभी मजदूरों के अंदर एक आंदोलन क्रिएट कर दिया था पूंजीवाद के खिलाफ, है ना। पूंजीवाद के खिलाफ इनका सारा कार्यक्रम था कार्ल मार्क्स का। तो कार्ल मार्क्स के बारे में आप जानते ही हैं, 1818 में पैदा होते हैं और लगभग 1873 के आसपास। अगर मैंने एक डेट गलत लिखी है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये डेट नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि ये पीरियड रहा होगा कार्ल मार्क्स का। तो पूंजीवाद के खिलाफ इन्होंने लिखना शुरू किया, मजदूरों को एकत्र किया, मजदूरों के लिए आह्वान किया कि तुम्हारे पास सिवाय बेड़ियों को खोने के कुछ भी नहीं है। ओके, समाजवाद से हम देखते हैं कि रूसी क्रांति को काफ़ी बल मिला और किस तरीके से 1917 की जो रशियन रिवॉल्यूशन थी उसने भारत के आंदोलन को भी प्रभावित किया है। काफ़ी युवा वर्ग इस रूसी क्रांति से प्रभावित हुए। और एक एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूँ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये जो स्थापना हुई है, जो करी गई भगत सिंह और बाकी सहयोगियों के द्वारा, ये रूसी क्रांति से प्रभावित होकर ही लिखी गई थी या स्थापित की गई थी। तो है ना उसका इम्पैक्ट। तो और भी कई सारी चीज़ें हैं, बहुत बारीक चीज़ें हैं, इनको आप समझिए, पढ़िए, इस्तेमाल कीजिए, यूटिलाइज करिए हमारे मटेरियल का। और इतने कम शब्दों में इससे ज़्यादा इसके साथ न्याय नहीं किया जा सकता फिलहाल। तो आप बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ और इन टॉपिक्स में पूरी तरीके से बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़िए। कोई किसी टॉपिक में अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाना चाहेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही। बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।